हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में जो लाइन एंड एंगल चैप्टर था एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन, एक्जियोम और थ्योरम के बारे में पढ़े थे। अब इस क्लास में कुछ और आगे का टॉपिक को कवर करेंगे, साथ ही साथ जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है हम उसका भी एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो पहला थ्योरी आज के क्लास में है वो है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे दो लाइंस पैरेलल था, अब कह रहा है कि टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब ये क्या हो जाएगा, दो लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन होगा तो क्या वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा क्या? इसको देखो, तीन तीन लाइन दिया है। एम जो कह रहा है, ये फिगर जो दिया है, एम किसके पैरेलल है? एल के। एन भी पैरेलल है एल के। मतलब कि एम और एन ये दोनों लाइन किसके पैरेलल है? इस लाइन के एल के पैरेलल है। तो कह रहा है क्या कि ये जो दोनों, ये इसमें कहा नहीं गया है एम पैरेलल एन के नहीं है। एम किसके पैरेलल है? एल के, और एन पैरेलल है एल के। तो कह रहा है कि ये दोनों लाइन जो किसी तीसरे लाइन का पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा? मतलब प्रूव क्या करना है, क्या एम पैरेलल होगा एन के, यही प्रूव करना है। तो इसको हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, टी लाइन। तो टी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ट्रांसवर्सल। तो तीनों का कट कहाँ कहाँ कर रहा है? सपोज करो इसमें पी क्यू आर हम पॉइंट दे देते हैं, पी क्यू आर। तो एम को एन के पैरेलल होने के लिए क्या हम पढ़े थे? पहले पैरेलल होने के लिए क्या पढ़े थे कि कोरेस्पोंडिंग एंगल, अगर दो दो लाइन को अगर कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है और उसका कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल रहता है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल रहता है। तो क्वेश्चन में पहले से ही कहा गया एम पैरेलल है एल के। मतलब कि जो ये ऊपर कोरेस्पोंडिंग लाइन, मतलब सॉरी, कोरेस्पोंडिंग एंगल मतलब सेम एंगल। सेम एंगल कहने का मतलब कि अगर ऊपर बन रहा है तो दोनों एंगल को ऊपर ही बनना चाहिए। एलएचएस तो एलएचएस साइड, आरएचएस में बन रहा है तो आरएचएस साइड। देखो तो तीनों जो वन है टू है, दो दो लाइन का हम देखेंगे। तो एल और एम के लिए वन और टू क्या हो जाएगा? कोरेस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। उसी तरह से एम और एन के लिए टू और थ्री कोरेस्पोंडिंग एंगल होगा। एल और एन के लिए वन और थ्री कोरेस्पोंडिंग एंगल होगा। तो हमेशा हम दो दो लाइन को देखेंगे, ट्रांसवर्सल तो एक ही रहेगा जो तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें देखो लिखा गया है कि गिवन क्या दिया हुआ है, एम जो है पैरेलल है एल के, एन पैरेलल है एल के। तो वन इक्वल टू टू हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, एम और एल आपस में पैरेलल है। तो वन इक्वल टू टू हो जाएगा। क्यों होगा? कोरेस्पोंडिंग एंगल एक्जियोम से टू इक्वल टू थ्री होगा। सॉरी, ये दोनों तो पैरेलल नहीं है। अब एन इक्वल टू पैरेलल किसके है? एल के। तो वन इक्वल टू थ्री भी होगा, होगा कि नहीं? किससे होगा ये भी? अब दो दो लाइन, हमेशा दो दो। अभी बीच वाले लाइन को हम लोग भूल जाएंगे। एल और एन पैरेलल है आपस में और इसको एक टी लाइन ट्रांसवर्सल है। तो वन और थ्री कोरेस्पोंडिंग एंगल होगा एल और एन लाइन का। तो ये दोनों इक्वल होगा आपस में। किस लिए इक्वल होगा? कोरेस्पोंडिंग एंगल एक्जियोम से। तो देखो तो यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन वन मान ले, इसको इक्वेशन टू मान ले, तो दोनों का देखो तो एल एच एस इक्वल है, मतलब आर एच एस इक्वल हो जाएगा। तो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री हो जाएगा। अब एंगल टू और एंगल थ्री किसका है? मतलब किसका कोरेस्पोंडिंग एंगल है? तो लाइन एम और एन का है। एम और एन का कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या है? एंगल टू और एंगल थ्री है। तो जब ये दोनों इक्वल हो रहा है तो हम पढ़े थे क्या, कोरेस्पोंडिंग एंगल एक जियोम में पढ़े थे कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो इससे प्रूव क्या हो जाएगा, जो लाइन एम होगा वो पैरेलल किसके होगा? एन के। किससे होगा? कोरेस्पोंडिंग एंगल का कन्वर्स से। कोरेस्पोंडिंग एंगल एक जियो में क्या होता था? तो इसी का उल्टा पिछले क्लास का भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अब इसी को हम लोग थ्योरम के रूप में लिखेंगे। ये तो प्रूव कर लिए। तो लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसी थ्योरम को एक जियो में, तो ये सिर्फ तीन लाइन, अगर चार लाइन भी रहेगा तो वो सब में चारों, मतलब बाकी तीन लाइन एक लाइन के पैरेलल होगा तो वो तीनों लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। अब हम प्रीवियस क्लास का है तो आज का क्लास हो गया, प्रीवियस क्लास का हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीवियस क्लास हम लिख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे?
पढ़े थे क्या, कोरेस्पोंडिंग एंगल, अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल रहेगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल रहेगा तो दो लाइन पैरेलल होगा, या तो लाइन्स आर पैरेलल या टू लाइन्स आर पैरेलल। इसी का ये उल्टा हम लिखे हैं, टू लाइन्स आर पैरेलल, पहले लाइन पैरेलल रहेगा, ये कन्वर्स है, दोनों सेम ही है लेकिन बस एक दूसरे को दो तरीका से लिखा गया है। इसमें क्या है कि दो लाइन्स अगर पैरेलल रहेगा तो कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता था, कन्वर्स क्या कहता है, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा तो टू लाइन्स पैरेलल होगा, जिसका यूज करके हम लोग अभी इस दोनों को पैरेलल, एम और एन को पैरेलल किए हैं। एक और क्या था, अल्टरनेट एंगल, टू लाइन अगर पैरेलल रहेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता था। और एक और था, इसी का कन्वर्स भी उल्टा होगा, मतलब क्या, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो लाइन का अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। फिर एक और पढ़े थे कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, टू लाइन अगर पैरेलल होगा, टू लाइन पैरेलल होगा, देन इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कहने का मतलब सम इक्वल टू किसके होना चाहिए, 180 के। अब इसका एक बार फिगर से भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, बाकी हम आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यही सब का यूज करके हम आगे का सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दो लाइन सबसे पहले तो पैरेलल बना देते हैं, अगर ये दोनों लाइन, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम एल मान लेते हैं, इसको ए बी और सी डी। तो पहला हम एक जियोम क्या पढ़े थे कि अगर दो लाइन पैरेलल रहेगा तो जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, एक एक पेयर हम सबका लेंगे, ज्यादा हम लेंगे नहीं, एक एक पेयर, जैसे इसका ये दोनों लाइन में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम साइड का एंगल, मतलब एक जैसा एंगल, सेम साइड का नहीं, सॉरी, एक जैसा एंगल होना चाहिए, एक जैसा एंगल मतलब इस लाइन के लिए अगर ये एंगल ऊपर और आरएचएस साइड इधर आरएचएस हो गया, तो दूसरे एंगल के लिए, दूसरे लाइन के लिए भी वो एंगल ऊपर में बनना चाहिए और आरएचएस साइड में। तो ये दोनों कौन सा हो गया, कोरेस्पोंडिंग एंगल, मतलब दो लाइन पैरेलल रहेगा तो कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, या अगर दो, इसी का कन्वर्स, दो कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो रहा है तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। अब इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये नीचे बनता था जो इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हुआ कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो नीचे बनता है, तो इसके नीचे कौन सा बन रहा है, जो इंटीरियर एंगल, सॉरी, मतलब जो अंदर बनता है, तो अंदर में कौन बन रहा है, ये बन रहा है और ये दोनों बन रहा है, एक पेयर लेंगे तो जो ए एंगल होगा इस इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तीसरा कहता था कि दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो अब ये देखो, तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अब सेम साइड का इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, सेम साइड का इंटीरियर एंगल के लिए देखेंगे, सपोज करो इस एंगल का लिए, तो इसके सेम साइड पे इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये, तो ये दोनों का अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो एंगल 1+2 सप्लीमेंट्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री मतलब कि एंगल 1+2 180 होना चाहिए। इतना ही हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, और आज क्या पढ़े हैं कि अगर दो लाइन किसी तीसरे लाइन के इक्वल हो, किसी तीसरे लाइन के पैरेलल होगा तो वो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगे। इतना था थ्योरम। अब हम आगे इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम आगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है 6.19 में, कह रहा है दो लाइन है, एक पी क्यू पैरेलल टू आर एस के। अब एंगल एम एक्स क्यू, देखो तो एम एक्स क्यू कहाँ है, ये वाला एंगल दिया है 135, एंगल एम बाई आर 40 डिग्री, निकालना क्या है, एंगल एक्स एम बाई निकालने वाले को हम लोग ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो फाइंड आउट करना रहेगा, तो एक्स एम बाई कौन सा एंगल हो गया, ये वाले एंगल हो गया, एक्स एम बाई मतलब इधर साइड का एंगल हो गया। देखो, अगर एक्स एम आर कहता तो ये इधर साइड का एंगल होता, लेकिन एक्स एम बाई कह रहा तो ये इधर साइड का। अब इसी को निकालना है, इसी को वाट मतलब इसको निकालना है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे।
एक के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम? लेट पैरेलल लाइन, लेट ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले एम से तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ए बी बट पैरेलल टू पी क्यू। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम, इसको फ्रॉम पॉइंट एम से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि जो ए बी लाइन ड्रॉ किए हैं, लेट ड्रॉ ए पैरेलल लाइन ए बी फ्रॉम पॉइंट एम सच दैट ए बी पैरेलल टू किसके हो जाएगा? पी क्यू के। जब ए बी पैरेलल टू पी क्यू के हम ड्रॉ कर रहे हैं और दिया क्या हुआ है पी क्यू पैरेलल आर एस के, तो ये ए बी पैरेलल पी क्यू के है और पी क्यू पैरेलल आर एस के है, तो ए बी पैरेलल टू आर एस हो जाएगा कि नहीं? अभी हम देखे थे थ्योरम जो कहे थे कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, दो लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल होगा, तो वो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होगा, मतलब ए बी पैरेलल टू आर एस। अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर देखो तो ये दोनों आप दो दो पैरेलल लाइन लेंगे, हमेशा दो ही दो पैरेलल लाइन लेंगे, तो दो पैरेलल लाइन पी क्यू और ए बी में हम देख रहे हैं। ये एंगल क्या है? 135 है, तो ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। और हम जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, मतलब कि ये 135 है। अब इसके लिए देखो तो यहाँ पे अगर ये एंगल को हम 1 मान लें और ये एंगल को 2 मान लें, तो अगर इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसी को हमको निकालना है। अगर 1 एंगल मालूम चल जाएगा, अगर 2 एंगल मालूम चल जाएगा, तो हम एक्स एम वाई निकाल लेंगे आसानी से। तो देखो तो अगर ये 40 है, अगर ये वाला एंगल ए बी और आर एस को देखो, ए बी और आर एस को देखो, तो अगर ये एंगल 40 दिया है, ए एंगल अगर 40 है, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा? 40 आएगा कि नहीं? हम इसको लिख सकते हैं एंगल एम आर, सॉरी एम बाई आर, एंगल एम बाई आर इक्वल टू एम बाई आर इक्वल टू एंगल बाई एम बी, होगा कि नहीं? बाई एम बी, बाई एम बी को हम क्या माने हैं? बाई एम बी को हम इसको 2 ही माने, एंगल 2 इक्वल टू 40 हो जाएगा कि नहीं? कैसे होगा? तो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा कि नहीं? देखो तो ए बी लाइन और आर एस लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो इधर वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो ये पैरेलल हो जाएगा इसके, होगा कि नहीं? जब ये कितना आ गया? ये 40 है, तो ये भी 40 आ गया। अब ये 40 आ गया, तो अब ये एंगल मालूम करना है। तो देखो तो इस लाइन के लिए ये एंगल कितना है? 135, तो 135 है और 135 और ये दोनों सेम साइड का एंगल है 1। अब पी क्यू पैरेलल टू ए बी, अब पी क्यू और ए बी के बीच लेते हैं, तो 135 प्लस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको देखो तो क्या लिखेंगे? क्यू एक्स एम, क्यू एक्स एम मतलब ए वाला एंगल और एक्स एम बी प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिख सकते हैं? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल सेम साइड क्या होता था? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होता था, तो सप्लीमेंट्री होने के लिए 1 प्लस 135 का सम कितना होना चाहिए? 180 के बराबर। तो क्यू एक्स एम कितना दिया है? 135 प्लस एक्स एम बी को हम क्या माने हैं? 1 डिनोट किए हैं, तो एंगल 1 बराबर 180। अब एंगल 1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 180 माइनस 135, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5, ये 4, मतलब एंगल 1 आ गया 45 और एंगल 2, इसी को हम एंगल 2 इक्वल टू 40 भी लिख सकते हैं। एंगल 2 कितना है? 40 है, तो निकालना क्या है? एंगल एक्स एम बाई, एंगल एक्स एम बाई बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 का वैल्यू 45, एंगल 2 का वैल्यू 40, तो ये क्या आ गया? 85, मतलब एक्स एम बाई जो आ गया
एंगल वो 85 डिग्री हो गया, यही मेरा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में सबको इतना आसानी से? अब देखो अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बस सब में वही सब यूज करना, कोरेस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड और सप्लीमेंट्री। अब पांचवा एग्जाम्पल देखो, तो इसमें क्या कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, मतलब कह रहा है कि कोई ट्रांसवर्सल टू लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, मतलब कि जो corresponding एंगल का बाइसेक्टर है वो पैरेलल है। तो प्रूव क्या करना है, दोनों लाइन पैरेलल है। इसमें देखो कह नहीं रहा है कि कोई PQ और RS देखने में तो लग रहा है पैरेलल है, लेकिन इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि जो PQ और RS पैरेलल नहीं है। इसमें पैरेलल क्या कहा गया है कि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रहा है कि जो corresponding एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्टर। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल का बाइसेक्टर कौन कौन सा हो गया, बीई और सीजी, हुआ कि नहीं? देखो तो कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा बन गया, लेट कोरेस्पोंडिंग एंगल इसमें कौन सा आ गया, रिंग एंगल आ गया, एंगल ए बी क्यू आएगा कि नहीं? कोरेस्पोंडिंग एंगल मतलब एक जैसा रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये ऊपर में बन रहा है तो दूसरा एंगल भी ऊपर में बनना चाहिए, आरएचएस साइड में तो ये भी आरएचएस साइड में। मतलब ए बी क्यू, एक लाइन पी क्यू के लिए ए बी क्यू कोरेस्पोंडिंग एंगल है, तो आर एस के लिए कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, बी सी एस, मतलब एंगल बी सी एस। अब इक्वल कब होता है, जब कहता है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। हमको प्रूव क्या करना है, ये प्रूव ही करना है, प्रूव करना है पी क्यू जो है पैरेलल टू आर एस है, ये प्रूव करना है, तो प्रूव। तो हम कोरेस्पोंडिंग एंगल को हम इक्वल अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल रहता तब हम कोरेस्पोंडिंग एंगल को इक्वल लिखते हैं, और यहाँ पे या फिर इस क्वेश्चन में दिया रहता है कि कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तब हम लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या करा कि कोरेस्पोंडिंग एंगल का जो बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू का बाइसेक्टर कौन सा हो जाएगा, बी, बी लाइन है ना, बी सॉरी बी रे है, ये किसका है, एंगल ए बी क्यू का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का कहने का मतलब इस एंगल को आधा आधा भाग में डिवाइड कर रहा है, मतलब आधा आधा भाग में डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा, देखो इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। उसी तरह सीजी जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस का जो है, सीजी क्या है, बाइसेक्टर है। तो अब देखो तो ए बी ई, एंगल ए बी ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी ई बराबर हम नहीं लिख सकते हैं हाफ एंगल ए बी क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी क्यू के लिख सकते हैं। गिवन क्या है, गिवन इसमें इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों जो बाइसेक्टर है पैरेलल है, ए बी जो है पैरेलल है सीजी के, ये गिवन है। तो एंगल ए बी ई क्या हो गया, हाफ ए बी क्यू। उसी तरह से एंगल बी सी जी, ये वाला एंगल, एंगल बी सी जी इक्वल टू हाफ एंगल बी सी एस, होगा कि नहीं? जब इतना हो जाएगा तो अब देखो तो बीई जो है पैरेलल है किसके, बीई पैरेलल है सीजी के, और इसको कौन सा कट कर रहा है, इसको एडी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज करो अगर नहीं पता चला तो इसको हम आगे तक बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ई बी और सी जी पैरेलल है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये जो कह रहा है कि ये एंगल आ जाएगा। अब देखो तो बी पैरेलल सी जी, ये जो ये एंगल है, एंगल ए बी ई इक्वल किसके होगा, एंगल बी सी जी के, होगा कि नहीं? क्यों होगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल है। देखो ये दोनों भी तो कोरेस्पोंडिंग एंगल था, जो ए बी क्यू था और बी सी एस था, ये दोनों भी कोरेस्पोंडिंग एंगल था, तो ये दोनों को इक्वल क्यों नहीं लिखे यहाँ पे,
क्यों नहीं लिखी? क्योंकि PQ और RS दिया नहीं है कि PQ लाइन जो है पैरेलल है RS के, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एंगल का बाइसेक्ट कर रहा है वो दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का जो ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन का भी ट्रांसवर्सल कौन सा है? AD है, दोनों को कट कर रहा है। तो ये दोनों के कारण जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा, मतलब ABE के कोरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? तो BCG होगा। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण इक्वल होगा। और कौन सा लाइन के कारण? BE पैरेलल क्यों होगा? BE पैरेलल टू CG, दोनों रीजन से, मतलब ये दोनों पैरेलल है तभी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब BCG की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे देखो, BCG की जगह पे A भी लिख सकते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2। तो BCG के इक्वल AB है, तो एंगल BCG इक्वल टू हाफ एंगल BCS इक्वल टू हाफ एंगल ABA नहीं लिख सकते, मतलब BCG के जगह पे, या फिर इस तरह से देखो, ये BCG हाफ एंगल BCS है और ये किसके बराबर है? एंगल ABE इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, हाफ एंगल BCS। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इक्वेशन देखो तो 1 और 3 से देखो, इसका LHS साइड क्या है? इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 LHS इक्वल है, इसमें AB है भी, इसमें भी AB है, तो ये क्या होगा? RHS इक्वल होगा, मतलब हाफ एंगल AB क्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल BCS। तो हाफ से हाफ कट गया, अब बचा कितना? एंगल AB क्यू इक्वल टू BCS। AB क्यू इक्वल टू BCS है, तो AB क्यू इक्वल टू BCS, और AB क्यू किसका एंगल है? AB क्यू एंड एंगल BCS आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ लाइन PQ एंड RS। तो इसीलिए PQ इक्वल टू R, सॉरी, PQ पैरेलल टू PQ पैरेलल टू RS किससे हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो तो यहाँ तक क्या आ गया? यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, एंगल AB इक्वल टू हाफ BCS। तो दोनों इक्वेशन से हम क्या किए कि एंगल LHS इक्वल था तो RHS भी इक्वल होगा। तो अब एंगल ABQ इक्वल टू आ गया एंगल BCS के, जो कि ABQ देखो तो ये एंगल हो गया BCS, ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों किसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल था? लाइन PQ और RS का था। तो हम जानते हैं क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम का जो कन्वर्स होता है वो क्या कहता है कि अगर कोई दो लाइन का कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ये ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमेशा हमको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर दिया रहता PQ पैरेलल टू RS तब तो यहाँ से ये दोनों इक्वल ही हो जाता, लेकिन दिया ही नहीं था, तो हमको मालूम था कि ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन PQ पैरेलल टू RS से प्रूव करना था, दिया नहीं था, तो इसलिए हम अपने मन से इसको नहीं इक्वल मान सकते थे, इसको हम प्रूव किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो तो, ये छठा नंबर एग्जाम्पल, इन फिगर दिया हुआ कितना है? AB जो है पैरेलल टू CD, AB जो है पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF के, क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले जो दिया रहेगा हम उसको लिख लेंगे, AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF एंड EF परपेंडिकुलर टू हो जाएगा AB के। दिया क्या है? एंगल BEF इक्वल टू 55 डिग्री। फाइंड क्या करना है? एक्स बाई एंड जेड इक्वल टू वाट। तो जब ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो ए बी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू
ये तीनों आपस में पैरेलल होगा। तो अब देखो, तो इसमें दिया हुआ है क्या कि कोण बीईएफ बराबर 55। तो ये दिया हुआ है, ये तीनों तो पैरेलल है, तो ए एंगल 55 दिया हुआ, निकालना क्या है, एक्स वाई और जेड। तो अब ये देखो, तो बी देखो, बी क्या है, इस तीनों एंगल के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ए भी दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो सपोज करो कि बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर नहीं समझ में आता तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा करके भी ले सकते हैं। एक इस तरह से पता चलता है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो, तो ये एंगल जो हो गया, ये इंटीरियर एंगल हुआ कि नहीं। इस ईएफ और सीडी के लिए देखो, तो ए इंटीरियर एंगल हुआ, ए भी इंटीरियर एंगल हुआ कि नहीं। और ये जो है ए 55 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, इधर वाला एंगल, ये भी 55 होगा कि नहीं। और 55 प्लस निकालना क्या था, बाई, तो ये सेम साइड का इंटीरियर एंगल हुआ कि नहीं, 55 और बाई। अब हम इसको लिख सकते हैं, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ई ई डी, एंगल ई डी, यहाँ पे अगर कुछ सपोज करो कि यहाँ पे नाम दे दे हम पी, तो एंगल ई डी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। क्यों आएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है। तो दोनों का सम कितना आ जाना चाहिए, सप्लीमेंट्री होता है तो 180। एंगल बीईएफ कितना है, 55 डिग्री, प्लस एंगल एडीपी को क्या माने हैं, बाई, इक्वल टू 180। तो बाई इक्वल टू 180 माइनस 55। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2, 125 आ जाएगा। अब ये बाई निकल गया, जब ये 55 प्लस बाई इक्वल टू 180, तो 180 में से 55 घटाएं तो ये कितना आ गया, 125 आ गया। जब देखो ये 125 आ गया, तो अब ए बी और सी डी को, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ए बी और सी डी में देखो, तो जो बी क्या कर रहा है, बी लाइन तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो बन रहा है एंगल एक्स जो बन रहा है, एंगल बाई जो बन रहा है, ये दोनों लाइन के लिए कौन सा एंगल हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है कि नहीं। दोनों देखो, तो ए बी और सी डी लाइन के ऊपर बन रहा है और एक ही साइड में बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाई का वैल्यू कितना आया है, 125। तो इसको एंगल एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 125, एंगल बाई को तो पता चल गया है। अब एंगल एक्स मालूम चल गया, तो अब क्या है, एक्स बाई पता चल गया, अब हमको जेड निकालना है। तो जेड कहाँ पे है, जेड देखो, तो यहाँ पे है, ये जो है जेड है। तो जेड का निकालना है, तो जेड देखो, तो अगर इसी लाइन पे ए एंगल 90 है, या फिर अगर ये एंगल कितना है, ये कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे ये 90 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री नहीं आ जाएगा। ये भी तो एक इंटरसेक्टिंग कर रहा है ना, पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन पे जो एंगल बनता है, अगर इधर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एंगल, ये 90 प्लस जेड प्लस 55 इक्वल टू 180 नहीं आ जाएगा। ये लाइन पे तीन एंगल बन रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जेड प्लस 55 प्लस 90 इक्वल टू 180। कैसे, लिनियर पेयर से, लिनियर एंगल से। तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 55 प्लस 19 करेंगे 145, ये 35 डिग्री। तो आ गया एक्स कितना आया, एक्स आ गया 125, बाई भी 125 और जेड 35। इस तरह से तीनों एंगल निकल गया। हम देखो, तो जेड हम एक और तरीका से निकाल सकते थे, बी लाइन को लेकर के। अब बी लाइन है, तो बी लाइन के लिए क्या हो गया, जब ये है, ये वाला एक्स से बी तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी और ये को हम देख रहे हैं। जब ये एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये पूरा जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डी ई
और इसको अगर क्यू मान लें तो x इक्वल टू एंगल डी ई क्यू होगा कि नहीं, डी ई क्यू ये पूरा एंगल डी क्यू क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब देखो तो इसको डी डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इधर से 90 डी क्यू कितना बन रहा है, डी क्यू जो है एंगल डी क्यू बराबर 90 प्लस जेड नहीं लिख सकते हैं, 90 प्लस जेड। तो ये डी क्यू कितना के बराबर था, एक्स के बराबर था, एक्स इक्वल टू 90 प्लस जेड। तो एक्स का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 125 बराबर 90 प्लस जेड। तो एक्स इक्वल टू कितना, सॉरी जेड इक्वल टू 90 प्लस जेड। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, 125 माइनस 90 इक्वल टू 35। ऐसे भी बना सकते थे, या फिर ई पे टोटल एंगल ई पॉइंट पे एक लाइन बन रहा है तो उसको हम लोग बनाए किया 180 होगा, 180 होगा तो ये 55 था, ए जेड था, इधर वाला 90 था, तो इससे वैल्यू आ गया, एंगल जेड का वैल्यू भी पता चल गया। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अगला एक्सरसाइज जो है 6.2 उसका एक एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा, फिर जो नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन से देख लीजिएगा।